गुड डे स्टूडेंट्स, देखिए हम अपने चैप्टर में जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसके डिफेक्ट को डिस्कस कर चुके थे। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, बोर एटॉमिक मॉडल। हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए हमें उसका पढ़ना ज़रूरी था। अब देखिए क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हमने डिफेक्ट्स भी पढ़े थे, और उसमें से एक डिफेक्ट ये भी था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाया था, है ना। तो ये उसका सबसे बड़ा डिफेक्ट था, और जिसको दूर करने के लिए हमें बोर एटॉमिक मॉडल की रिक्वायरमेंट हुई। तो अब बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए हमें इन सब कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की ज़रूरत होगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें क्या है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, तब हम जा करके बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ पाएंगे। क्लियर है। तो अब देखिए क्या है कि हमें देखना है क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कहा कि जब किसी बॉडी को हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो वो हीट होगी, और हीट होने पर उससे एनर्जी रेडिएट हो सकती है, और वो एनर्जी हमेशा रेडिएशंस के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में होगी। तो ये कहा गया कि जब किसी बॉडी को हीट करते हैं या कोई हीटेड बॉडी हमेशा एनर्जी रेडिएट करती है, और किसके फॉर्म में होती है, वो रेडिएशंस के फॉर्म में या वेव के फॉर्म में होती है। तो पहला पॉइंट ये, एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन थ्रू अ हीट बॉडी। किसी भी हीटेड बॉडी के थ्रू हमेशा एनर्जी रेडिएट होती रहती है, और वो रेडिएशन से एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, वेव्स के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में। दूसरी चीज अब देखिएगा कि जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वेव्स हैं, ये जो वेव है, ये देखिए क्या लिखा है, एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होते हैं, ये जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही एसोसिएटेड होती हैं, दोनों से ही एसोसिएटेड होती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहेंगे। तो अब देखिए क्या है, तो अगर हम देखें यहाँ पर एक्स है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। एक्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर हम मान लें वाई एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, तो जेड एक्सिस पर हमने क्या दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसको इस तरीके से समझिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस सामने की तरफ है, सामने की तरफ। तो ये कहा गया कि ये जो है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ऑसिलेशन देखेंगे वेव का, तो वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो ऑसिलेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑसिलेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखिए ये ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे हो रहा है, क्लियर। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे तो ये जेड एक्सिस है, तो ये ऑसिलेशन ऐसे होगा, एक बार आगे की तरफ, एक बार ब्लैकबोर्ड के पीछे की तरफ, फिर एक बार आगे की तरफ, फिर एक बार ब्लैकबोर्ड के पीछे की तरफ। तो यानी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एक जो है ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, यानी ये रेड वाले मार्कर की डायरेक्शन में, और एक ऑसिलेशन हो रहा है सामने और पीछे की तरफ। तो अगर हम इन दोनों के एंगल को देखें तो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कहा गया कि जो वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही एसोसिएटेड होती है, और यहाँ पर वेव में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। हम फिर से बता दें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेव ऐसे मूव कर रही है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड में वेव ऐसे मूव कर रही है। तो अगर इन दोनों का एंगल हम देखें तो वो क्या है, 90 डिग्री। इन दोनों का एंगल क्या देखें, 90 डिग्री। तो ये कहा गया कि जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस निकल रही हैं, वो एसोसिएटेड होती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही वो डेविएट होंगे, और उनका ऑसिलेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेव्स का ऑसिलेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। और दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही ऑसिलेट करने की वजह से, या दोनों से ही एसोसिएट होने की वजह से, इसका नाम हम लोगों ने रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब एक चीज और देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ साथ वो अपने डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हम इधर बात कर रहे हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है,
डायरेक्शन, वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो कि x है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि y है, और ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। साथ साथ ये भी कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये और ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसी तरीके से ये कहा गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि सामने की तरफ है ये वाला, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी ये जो x और z है इसके बीच में भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होता है, जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो रेडिएशंस निकलती है वो हमेशा वेव के फॉर्म में होती है। ये कहा गया कि जब किसी बॉडी को हम हीट कर रहे हैं और उससे जो भी रेडिएशंस निकलती हैं वो हमेशा वेव फॉर्म में होती हैं, और उनकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, उनकी वेलोसिटी हमेशा लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि जो भी रेडिएशंस जो निकलती हैं वो वेव नेचर की होती है, और उनकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। और ये जरूर हो सकता है कि जो भी वेव निकल रही है उसमें डिफरेंट लैम्डा और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज की लाइट हो, लेकिन सबकी जो स्पीड है वो हमेशा, या वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, लाइट की वेलोसिटी के ही इक्वल होगी। एंड द लास्ट पार्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट पार्ट हमारा क्या है कि लास्ट पार्ट ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके प्रोपगेशन के लिए कभी भी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। अगर आप लाइट को देखिए, अर्थ पर आ रहा है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, एयर है, लेकिन वैक्यूम में भी आ रहा है, तो वैक्यूम में किसी तरह की कोई भी एयर नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी खत्म हो गई आपकी। अब फिर हम नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, और फिर जो है हम पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे।